नमस्कार। इस खास विश्लेषण में एक बेहद रोमांचक सफर पर चलते हैं। जरा सोचिए, उबलते लावे वाली एक वीरान धरती से लेकर आज के इस सुपर एडवांस समाज तक पहुंचने की कहानी। ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। ये पूरी यात्रा अस्तित्व को बचाए रखने की एक गजब की जद्दोजहद रही है। इन स्लाइड्स के जरिए हम इसी शानदार सफर को समझने वाले हैं। तो बिना वक्त गवाए सीधे शुरू करते हैं। अब आइए इस दिलचस्प सवाल पर गौर करते हैं। एक समय था जब हमारे पूर्वज अफ्रीका के घने जंगलों में खूंखार शिकारियों से छिपते फिरते थे, बिल्कुल डरे हुए और निहत्थे थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वही डरा सहमा सा जीव जो पेड़ों की डालियों पर जान बचाता था, आगे चलकर दुनिया का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट बन गया। बड़े बड़े शहरों और विशाल सभ्यताओं की नींव रखने का ये जो पूरा सफर है ना, सच मानिए ये जीव विज्ञान और इवोल्यूशन का सबसे बड़ा चमत्कार है। भाग 1, प्राइमेट से 2 पैरों वाले इंसान तक। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इसमें समय की कितनी विशाल छलांगें दिखाई गई हैं। देखिए, 2.5 करोड़ साल पहले धरती का भूगोल बदलना शुरू हुआ। फिर लाखों सालों के लंबे संघर्ष के बाद आज से करीब 3 लाख साल पहले होमो सेपियंस की एंट्री हुई। और फिर उसके भी बहुत बाद सिर्फ 11,000 साल पहले हमने खेती करना सीखा। मतलब ये सब रातों रात नहीं हुआ था। ये लाखों सालों तक चलने वाला एक बहुत ही धीमा और मुश्किल बायोलॉजिकल प्रोसेस था। इस पूरे बदलाव की शुरुआत दरअसल मौसम और भूगोल से हुई। जब पहाड़ ऊंचे होने लगे और जलवायु ठंडी होने लगी तो अफ्रीका के वो घने जंगल सिकुड़ने लगे। उनकी जगह दूर दूर तक फैले सवाना यानी घास के मैदानों ने ले ली। अब सोचकर देखिए, पेड़ों पर रहने वाले उन प्राइमेट्स के पास कोई और चारा ही नहीं था। पेट भरने के लिए उन्हें अपने सुरक्षित पेड़ों से नीचे उतरकर उस खतरनाक जमीन पर आना ही पड़ा, जहां हर कदम पर मौत घात लगाए बैठी थी। जमीन पर आते ही एक और बहुत बड़ी चुनौती सामने आई। लंबी लंबी घास के बीच शिकारियों पर नजर रखना और दूर तक चलना। और यहीं से जन्म हुआ बाइपेडलिज्म का, यानी सीधे खड़े होकर 2 पैरों पर चलना। इंसान बनने की दिशा में ये सबसे अहम और क्रांतिकारी कदम था। इससे सिर्फ दूर तक देखने में ही मदद नहीं मिली, बल्कि चलने में ऊर्जा की भी काफी बचत हुई। और सबसे बड़ी बात, 2 पैरों पर चलने की वजह से हमारे पूर्वजों के हाथ अब पूरी तरह से आजाद हो गए थे। जब हम होमो सेपियंस की बात करते हैं तो उनके शरीर में कुछ कमाल के जैविक बदलाव आ चुके थे। उनका दिमाग बाकी जानवरों से कई ज्यादा बड़ा और कॉम्प्लेक्स था। उनका शरीर कुछ ऐसा बना था कि वो चिलचिलाती धूप में भी मीलों तक बिना थके दौड़ सकते थे। जो हाथ अब आजाद हो चुके थे, उनकी मजबूत पकड़ में पत्थरों को तराश कर हथियार बनाने की ताकत दी। लेकिन इन सब के बावजूद जंगल का एक बड़ा सख्त नियम था, अकेला इंसान मतलब पक्की मौत। इसलिए इन बायोलॉजिकल फायदों के साथ साथ जिंदा रहने के लिए उनका एक साथ रहना सीखना बिल्कुल जरूरी हो गया था। और यहीं से शुरुआत होती है भाग 2 की, वैचारिक क्रांति यानी कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। जैसे जैसे शरीर का विकास हुआ, दिमाग ने भी एक गजब की छलांग लगाई। और इस क्रांति का सबसे बड़ा हथियार बनी हमारी भाषा। पहले जहां सिर्फ खतरे के वक्त चिल्लाकर एक दूसरे को अलर्ट किया जाता था, वहीं अब भाषा के जरिए बहुत ही जटिल विचार साझा किए जाने लगे। मतलब अब कोई सिर्फ ये नहीं कहता था कि खतरा है, बल्कि ये बता सकता था कि उस झाड़ी के पीछे एक शेर है और हमें मिलकर उस तरफ से घेराबंदी करनी चाहिए। आग के चारों तरफ बैठकर अब सिर्फ सर्दियां नहीं काटी जाती थी, बल्कि सपने, तजुर्बे और कहानियां भी बांटी जाने लगी। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि हमारी असली महाशक्ति क्या है। बायोलॉजिकली देखें तो जानवर केवल 50 या 60 के झुंड में ही रह सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ उन्हें ही पहचानते हैं जो उनके खून के रिश्ते में हैं। लेकिन भाषा और कल्पना के दम पर इंसानों ने ऐसी कहानियां और विश्वासों को घड़ा जिसने हजारों लाखों अजनबियों को एक धागे में पिरो दिया। यही वो वैचारिक एकता थी जिसने इंसानों को सच में अजेय बना दिया। अब आते हैं भाग 3 पर, प्रवास और हिमयुग यानी आइस एज ने अस्तित्व की लड़ाई। धीरे धीरे होमो सेपियंस अफ्रीका से बाहर निकलकर मध्य पूर्व, एशिया, यूरोप और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया तक फैल गए। हालांकि ये सच है कि जहाँ जहाँ इंसान पहुँचा, वहाँ के कई विशाल जानवर हमेशा के लिए विलुप्त हो गए। पर दुनिया खाली नहीं थी। यूरोप में उनका सामना ताकतवर निएंडरथल से हुआ और एशिया में डेनिसोवन से। आज की मॉडर्न डीएनए रिसर्च से एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई है। ये सिर्फ लड़ाई झगड़े की कहानी नहीं थी,
आज के इंसानों के डीएनए में 1 से 4% तक इन दूसरी प्रजातियों का अंश मौजूद है, जिसका सीधा सा मतलब है कि उन्होंने साथ मिलकर परिवार भी बनाए थे। लेकिन दुनिया भर में फैलने के इस सफर में प्रकृति ने एक ऐसा खौफनाक मोड़ लिया जिसने सब कुछ जमा कर रख दिया। आज से करीब 20,000 साल पहले अंतिम हिमयुग अपने चरम पर था। तापमान -20 डिग्री तक गिर गया। पूरी दुनिया मानो एक सफेद बर्फीली चादर में लिपट गई थी। तो यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि इंसान ने इस जानलेवा ठंड का सामना किसी शारीरिक ताकत से नहीं किया, बल्कि अपनी बेजोड़ अनुकूलन क्षमता यानी अडेप्टेबिलिटी और तेज दिमाग से किया। जानवरों की मोटी खाल को कपड़ों की तरह पहना जाने लगा। आग अब सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि एक जीवन रक्षक टूल बन चुकी थी। और उन बर्फीली हवाओं से बचने के लिए गहरी गुफाओं को प्राकृतिक किलों की तरह इस्तेमाल किया गया। इसी दिमागी ताकत ने इंसान को उस वक्त बचा लिया जब बड़े बड़े विशालकाय जानवर ठंड से दम तोड़ रहे थे। भाग 4, नदी घाटी सभ्यताओं का उदय। इस गहरे फर्क को समझना बहुत दिलचस्प है। एक खानाबदोश शिकारी का जीवन हमेशा अनिश्चितता और खतरे से भरा था। आज खाना मिलेगा या नहीं कुछ पता नहीं, बस दिन रात भागते रहना ही उनकी नियति थी। लेकिन जैसे ही इंसान ने एक जगह रुककर बीज बोना सीखा, सब कुछ बदल गया। खेती ने भोजन की एक पक्की गारंटी दे दी। और सीधी सी बात है, जब पेट भरा हो तभी एक सुरक्षित घर और एक व्यवस्थित समाज बनाने के बारे में सोचा जा सकता है। और ये जो बदलाव था, ये रातों रात नहीं हुआ। लगभग 11,000 साल पहले जब ग्लेशियर पिघले तो नदियों का जलस्तर बढ़ा। इंसान ने बहुत जल्दी ये बात पकड़ ली कि नदियों के किनारे की जो मिट्टी है वो सबसे ज्यादा उपजाऊ है। वहां खेती करना आसान था और पानी की जो कोई कमी थी ही नहीं। सच कहें तो प्राचीन दुनिया में यही उपजाऊ जमीन और पानी असली सोने से भी ज्यादा कीमती थे, क्योंकि इसी ने भोजन के लिए चल रही उस अंतहीन भागदौड़ को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक बड़े समाज का रूप लेता है। जब खेती से जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा होने लगा तो समाज में हर किसी को दिन भर खाने के जुगाड़ में लगे रहने की जरूरत नहीं रही। इस बचे हुए समय ने श्रम के विभाजन यानी डिवीजन ऑफ लेबर को जन्म दिया। कुछ लोग किसान बने तो जो कारीगरी में माहिर थे वो बर्तन और हथियार बनाने लगे। कुछ ने व्यापार शुरू किया, कुछ सैनिक बने और समाज को कायदे से चलाने के लिए नियम बनाने वाले पुरोहित या राजा सामने आए। देखा जाए तो ये एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का एकदम परफेक्ट ब्लूप्रिंट था। नदियों के किनारे बसी इन शुरुआती सभ्यताओं में सबसे पहला नाम आता है मेसोपोटामिया का, जो दजला और फरात नदियों के बीच फला फूला। यहाँ वास्तुकला ने नई ऊंचाइयां छुईं और विशाल जिगुरत मंदिर बनाए गए। कमाल की बात तो ये है कि यहीं से इंसानों ने हिसाब किताब रखने के लिए दुनिया की पहली स्क्रिप्ट यानी लेखन प्रणाली का आविष्कार किया। समाज को चलाने के लिए पहले लिखित कानून बने और शासकों ने अपनी सत्ता को और मजबूत करने के लिए खुद को सीधे ईश्वर का दूत बताना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ हजारों किलोमीटर दूर सिंधु नदी के किनारे एक बिल्कुल ही अलग नजारा था। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे शहर अपनी शानदार शहरी इंजीनियरिंग के लिए आज भी जाने जाते हैं। एकदम सीधी ग्रिड वाली सड़कें और उस जमाने में भी जमीन के नीचे बहती हुई कवर्ड ड्रेनेज प्रणाली सच में किसी अजूबे से कम नहीं थी। और जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये कि यहाँ किसी बड़े राजा या भयानक हथियारों के सबूत नहीं मिलते, जो साफ इशारा करता है कि ये मुख्य रूप से व्यापार और कला पर केंद्रित एक काफी शांत समाज था। अब ये मत सोचिएगा कि ये सभ्यताएं दुनिया से अलग थलग थीं, बिल्कुल नहीं। मेसोपोटामिया की खुदाई में सिंधु घाटी की मोहरें मिली हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि इंसान अब व्यापार के लिए लंबी लंबी दूरियां नाप रहा था। वो अब सिर्फ जिंदा रहने के लिए संघर्ष नहीं कर रहा था, बल्कि सीमाओं को पार करके एक ग्लोबल नेटवर्क बना रहा था। सामान, विचार और संस्कृतियों का ये लेन देन साबित करता है कि प्राइमेट्स से शुरू हुई ये प्रजाति अब दुनिया को अपने सांचे में ढाल रही थी और खुद अपना इतिहास लिख रही थी। 460 करोड़ साल पहले आग उगलने वाली एक वीरान धरती से शुरू होकर घने जंगलों के खौफ से गुजरते हुए नदियों के किनारे विशाल और व्यवस्थित सभ्यताओं के निर्माण तक का ये सफर सच में अकल्पनीय रहा है। लेकिन इस पूरी रोमांचक यात्रा को समझने के बाद दिमाग में एक बहुत ही गहरा सवाल गूंजता है। अपनी जैविक सीमाओं को पार करके यहाँ तक पहुँचने के बाद विज्ञान, तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस नए दौर में मानव विकास का अगला बड़ा कदम आखिर क्या होगा? सोचने वाली बात है ना। और इसी दिलचस्प सवाल के साथ हमारा ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।